Hello student, in this video lecture we are going to discuss remaining part of thermodynamics, right? तो हमने यहाँ पे देखना है सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोस का मीनिंग होता है स्टूडेंट हीट को इवॉल्व करना, यानी कुछ रिएक्शंस अपने में से हीट को क्या करती हैं, रिलीज करती हैं, इवॉल्व करती हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है। इट इज़ पॉसिबल व्हेन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। यदि बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट की क्या है, कम है बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट से, तब ऐसा होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप डेल्टा एच की बात करते हैं, वो नेगेटिव वैल्यू में होता है, यानी एच पी इज़ लेस देन एच आर। ठीक है। तो प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है यहाँ पे रिएक्टेंट की एंथैल्पी से कम है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी यू पी प्रोडक्ट की कम एंड यू आर रिएक्टेंट की ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन में आप डेल्टा एच या डेल्टा यू क्या बोलेंगे, नेगेटिव वैल्यू में होता है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट इज़ एब्जॉर्ब होने वाली है। एंडो मीन्स अंदर आएगी हीट। ठीक है। तो हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन दीज रिएक्शंस। इट इज़ पॉसिबल व्हेन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, वो पॉजिटिव वैल्यू आती है। इसका मीनिंग है कि प्रोडक्ट की जो एच है, एंथैल्पी है, वो रिएक्टेंट से ज़्यादा होती है। या फिर आप कहते हैं डेल्टा यू बी क्या आता है, पॉजिटिव आता है। यहाँ पर भी यू पी मतलब कि प्रोडक्ट की जो इंटरनल एनर्जी है वो ज़्यादा है और रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी कम होती है। तो स्टूडेंट ओवरऑल हम इसको साइन कन्वेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर डेल्टा क्यू पूछता है एक्सोथर्मिक के लिए, तो वो भी नेगेटिव होगा, डेल्टा यू भी नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एच भी नेगेटिव होना चाहिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होती है, डेल्टा यू की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है एंड डेल्टा एच की वैल्यू भी पॉजिटिव ही होती है। राइट। देखते हैं नीचे कुछ रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, हमने यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिया है स्टूडेंट। NaOH aqua react with HCl aqua. This form NaCl aqua salt plus water liquid. यहाँ पे हमने +13.7 किलो कैलोरी हमें यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर हम इसके लिए डेल्टा एच लिखते हैं स्टूडेंट, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, अगर किसी रिएक्शन में यहाँ पे प्लस आती है एनर्जी या हीट, तो डेल्टा एच यानी एंथैल्पी लिखेंगे, तो ये प्लस सिंबल यहाँ पे माइनस बन जाता है और यहाँ पे आएगा वैल्यू -13.7 किलो कैलोरी। अगर यहाँ पे माइनस सिंबल आ गया है, डेल्टा एच का सिंबल माइनस आना चाहिए और रिएक्शन के साथ ये प्लस लिखा होता है, लेकिन डेल्टा एच जब लिखेंगे तो माइनस सिंबल से हम इसको दिखाते हैं, यानी ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ध्यान रखना है, रिएक्शन के साथ प्लस एंड डेल्टा एच माइनस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम रिएक्शन बोलेंगे एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडो मीन्स यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब करने वाला है। सी सॉलिड प्लस H2O गैस है ना, वेपर फॉर्म में रिएक्शन कराई तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है और H2 बनता है गैस। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट हीट मिलने वाली है आपको, वो मिलती है -31.4। तो अगर यहाँ रिएक्शन के साथ माइनस आ जाए तो डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है वो प्लस में लिखेंगे आप, यानी +31.4 इसी रिएक्शन के लिए। ठीक है। तो यू कैन से प्लस वैल्यू आ गई तो यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाली है वो एंडोथर्मिक होने वाली है। ठीक होती है बात, यानी यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो ये दो बातें थी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को समझने के लिए, जो कि आगे वाली रिएक्शन में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंथैल्पी चेंज, तो सिंपल है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो स्टूडेंट क्या होता है, एंथैल्पी में चेंजेस होता है। यानी इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, द एंथैल्पी चेंज अ रिएक्शन इज कॉल्ड द रिएक्शन एंथैल्पी, है ना। तो कोई भी रिएक्शन जब हो रही है तो उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो एंथैल्पी चेंज होता है। रिएक्शन के लिए हम इसको डेल्टा आर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट आ जाता है कि स्टैंडर्ड क्या होता है, जिसको हम डेल्टा एच और इस तरह से ये ऐसे सिंबल आके हम ऊपर ऐसे सिंबल आके हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी टेम्परेचर और प्रेशर की कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी टेम्परेचर 298 केल्विन ले लेंगे हम और प्रेशर यहाँ पे क्या कर लेंगे हम 1 बार कर लेंगे। ठीक है। तो इट इज़ द एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन व्हेन ऑल पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेज are in their standard state, that is called the standard enthalpy of reaction. Example, the standard state of substances at a specified temperature is its pure form
एट 1 बार, है ना, 1 बार प्रेशर पर इसकी प्योर फॉर्म की हम स्टडी करते हैं। नाउ एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग है स्टूडेंट, कोई सब्सटेंस लिक्विड है तो वो कन्वर्ट हो जाए गैस में, या गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, या सॉलिड जो है किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे कहते हैं हम फेज चेंज करना, फेज का ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो आपको पता है स्टूडेंट कि अगर आइस है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आइस सॉलिड फॉर्म में होता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे जो हम एंथैल्पी की बात करने वाले हैं वो एंथैल्पी हम यूज़ करेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न मतलब मेल्टिंग होना, फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग होना, तो यहाँ पे क्या होगा, मेल्ट होने वाला है ये। देखो ध्यान से, H2O आइस लिया हमने, सॉलिड फॉर्म में है ये, है ना। अब ये क्या रहेगा, यहाँ पे हमने हीट दी इसको और ये H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, तो डेल्टा फ्यूज मतलब गलना, फ्यूजन होना, H स्टैंडर्ड स्टेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं 6 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे स्टूडेंट ये एक तरह की एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि आइस को पिघलाने के लिए बाहर से हीट इसमें यूज़ होने वाली है, हीट का एडिशन होने वाला है। तो समझ गए कि हीट ऑफ फ्यूज़न, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न क्या होता है। नाउ इट इज़ द एंथैल्पी चेंज इन कन्वर्टिंग 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना, उसके एक मेल्टिंग पॉइंट पर। तो ठीक है, एंड ये सारी प्रोसेस जो हो रही है स्टैंडर्ड कंडीशन पर, है ना, टेम्परेचर और प्रेशर की स्टैंडर्ड कंडीशन पर हम स्टडी करते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इट इज़ द एंथैल्पी चेंज इन द कन्वर्टिंग 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसेज स्टेट, है ना, वेपर बना रहे हैं ना आप, क्या बना रहे हैं आप, वेपर फॉर्म बना रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, लिक्विड लेंगे और उसको गैस में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो वेपर बनेगी, ठीक है, तभी तो वेपर में ये कन्वर्ट होगा। तो आप बोलते हैं कि H2O यहाँ पे लिक्विड ले लिया हमने और हमने इसको बॉइलिंग किया और ये H2O गैस में कन्वर्ट हो गया, H2O वेपर में। तो स्टैंडर्ड स्टेट मतलब टेम्परेचर प्रेशर की, यानी 1 बार प्रेशर एंड टेम्परेचर 298 पर हमने देखा, तो डेल्टा वेपोराइजेशन जो यहाँ पे मिलता है हमें प्लस 40.79 किलो जूल पर मोल, ठीक है, इतना यहाँ पे क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा वेपोराइजेशन के लिए। तो एवो प्रोसेस proceed at 1 bar pressure and constant temperature, so it's also called the standard enthalpy of vaporization, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनना है, वेपर बनना है, किससे, लिक्विड से। नाउ नेक्स्ट वन स्टूडेंट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, कि कोई सॉलिड सब्सटेंस है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो डायरेक्टली लिक्विड में जाए बिना गैस में कन्वर्ट हो जाए या वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो स्टूडेंट हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा SUB, इस तरह से H। इट इज़ द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, सब्लाइम्स हम समझ रहे हैं, अगर हम यहाँ पे सब्लाइम्स बोल रहे हैं तो सब्लाइम्स का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, सब्लाइम्स का मतलब है कि कोई सॉलिड है वो डायरेक्टली किसमें, गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड अंडर द स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार। यहाँ पे हमने आयोडीन लिया स्टूडेंट, और आयोडीन जो है I2 गैस में कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली, सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू 14.9 किलो कैलोरी होगी। अगर हम ड्राई आइस ले लेंगे स्टूडेंट, CO2 क्या होता है, एक तरह का ड्राई आइस होता है, ठीक, बहुत ही ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर होता है इसका, 195 केल्विन इसको हमने टेम्परेचर प्रोवाइड कराया, तो ये CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली गैस में। तो यहाँ पे डेल्टा सब्लिमेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी इक्वल्स टू 25.2 किलो जूल पर मोल होगी। इसी तरह से स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं नेफ्थलीन की, तो नेफ्थलीन जो सॉलिड होती है, नेफ्थलीन कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, यानी एक बेंजीन रिंग ये और इसके साथ एक बेंजीन रिंग और ऐसे जुड़ी होती है, तो ये क्या है, नेफ्थलीन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा नेफ्थलीन गैस में। यहाँ पर डेल्टा S सब्लिमेशन 73.0 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट एंथैल्पी सब्लिमेशन का, ठीक है। नाउ स्टूडेंट हम देखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो स्टूडेंट, ये फॉर्मेशन का मीनिंग है कि कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल बन रहा है यहाँ पर। तो द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। याद रखना कि हम कितने मोल की बात कर रहे हैं, 1 मोल कंपाउंड बनेगा, किससे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से,
तो हम वहाँ पे एंथैल्पी चेंज को बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पे हम इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एफ एच, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ पे स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। नाउ वी हैव ए रिएक्शन। इस रिएक्शन में आप देखो ध्यान से, H2 गैस है ना, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड प्लस हाफ O2 हमने यूज़ की, दोनों क्या करेंगे आपस में एग्रीगेट करने के बाद आपको H2 का फॉर्मेशन होता है और ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे डेल्टा एफ जो है फॉर्मेशन एंथैल्पी इन स्टैंडर्ड स्टेट इज़ -285.8 किलो जूल पर मोल। नाउ वी हैव ए नेक्स्ट रिएक्शन, कार्बन, यहाँ पे ये ग्रेफाइट है एंड 2H2 गैस रिएक्ट विथ फॉर्म CH4। यहाँ पे एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन होती है -78.81 किलो जूल पर मोल। नाउ नेक्स्ट वन स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने 2 कार्बन ग्रेफाइट ले लिया और यहाँ 3H2 गैस के साथ रिएक्शन कराई प्लस हाफ O2, तो यहाँ पे स्टूडेंट बन जाता है C2H5OH लिक्विड। यहाँ पे डेल्टा FH इक्वल्स टू -277.7 किलो जूल पर मोल मिलती है। इन रिएक्शन में सब में देखा यहाँ पे माइनस सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी यहाँ ये सारी की सारी जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो कि अभी हमने समझा था। इनमें सब में क्या है, नेगेटिव में हीट आ रही है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। यानी मोस्टली जो ऊपर वाली तीनों रिएक्शन है वो कैसी हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर स्टूडेंट किसी रिएक्शन के लिए आपने एंथैल्पी चेंज निकालना है, ठीक है, तो आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा RH, यानी हीट ऑफ रिएक्शन इज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन में सम ऑफ द स्टैंडर्ड हीट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। पहले हम इसको निकालेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन, इस तरह से सम डेल्टा H स्टैंडर्ड F है ना फॉर्मेशन प्रोडक्ट के लिए, सम ऑफ द स्टैंडर्ड हीट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट के लिए, इसको स्टूडेंट हम ऐसे सिग्मा H फॉर्मेशन रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं। दोनों को माइनस करके आपको मिल जाता है डेल्टा RH, राइट। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है, स्पेशल केस, इनको देखेंगे आप। यहाँ पे हमने लिखा है CaO सॉलिड प्लस CO2 और ये बना रहा है स्टूडेंट CaCO3। यहाँ पे डेल्टा RH जो है इक्वल्स टू -178.3 किलो जूल पर मोल। स्टूडेंट जो ये रिएक्शन है, यहाँ पे आप बात करेंगे कि ये रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसका क्या रीज़न है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि इट इज़ नॉट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सिंस कैल्शियम कार्बोनेट हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम अदर कंपाउंड एंड नॉट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। यहाँ पे जो CaCO3 बनना है स्टूडेंट, ये क्या है, कंपाउंड से बनना है। इसके एलिमेंट्स जैसे कैल्शियम और CO3 C और O3 से नहीं बनना है। यहाँ पे देखो CO2 आ जा रहा है कंपाउंड और यहाँ पे CO आ जा रहा है। हमने डेफिनेशन में स्टडी करी थी कि इट्स एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या बनना है, ये कंपाउंड से बनना है कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की स्टडी नहीं करेंगे इस रिएक्शन में, तो इसको आपको फोकस करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे H2 प्लस Br2, H2 गैस Br2 लिक्विड रिएक्ट एंड गिव 2HBr गैस। यहाँ पे डेल्टा RH इक्वल्स टू -72.8 किलो जूल पर मोल है। स्टूडेंट यहाँ पे आप बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, बिकॉज यहाँ पे इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसका रीज़न क्या है, तो हियर 2 मोल्स, यहाँ पे कितने मोल्स बने, 2 मोल्स इंस्टेड ऑफ 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। यहाँ पे एक ही मोल बनना चाहिए, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि कोई भी रिएक्शन जब हो रही है, जैसे H2 और Br2 बना, तो यहाँ पे कितने बनने हैं, ये 2 मोल बन जा रहे हैं। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि आपस में जो एलिमेंट है वो एग्रीगेट होने के बाद प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो 1 मोल होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना मोल बनना है, ये 2 मोल बन जा रहा है यहाँ पर, है ना। तो इसलिए ये भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। इसको हम कुछ डेल्टा RH 2 डेल्टा F, यहाँ पे 2 मोल नहीं बनने चाहिए थे। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर बाय डिवाइडिंग ऑल द कोफिशिएंट इन द H2 Br, है ना, अगर हम इसमें H2 और ये ऊपर वाली जो रिएक्शन है H2 एंड Br2 2HBr, 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तब हो सकता है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन बन सके, क्योंकि प्रोडक्ट 1 मोल बनना ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट। देखेंगे यहाँ पे देखो आप, हाफ
2 से डिवाइड किया एंड Br2 को भी 2 से डिवाइड कर दिया और HBr को भी 2 से करेंगे तो सिंपल HBr ही बचेगा, है ना, क्योंकि ऊपर वाले रिएक्शन में जब आप इसको जो HBr है यहाँ से आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे वो हाफ हाफ बचेगा। तो यहाँ पे हमने इस रिएक्शन को दिखा रखा है, हाफ H2 हाफ Br2 और यहाँ पे बनना है HBr का 1 मोल। ये कितना मोल है स्टूडेंट, जब कुछ भी नहीं लिखा आगे नंबर तो ये 1 मोल ही होगा, 1 मोल, ये बात सही है। तो एलिमेंट्स हैं इसके हाफ H2 प्लस हाफ Br2 और यहाँ पे 1 मोल HBr का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात हम करेंगे। यहाँ पे डेल्टा FH इक्वल्स टू -36.4 किलो जूल पर मोल होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज यू आर chemical engineers and want to know how much heat is required to decompose calcium carbonate to lime and carbon dioxide with all the substances in their standard state। तो स्टूडेंट आपने एक रिएक्शन देखनी है CaCO3 CO से रिएक्शन करके प्लस CO2 बनना है, ठीक है, CaCO3 से क्या बनना है, CaO बनना है और CO2 बनना है। यहाँ पे आपसे पूछा है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे अगर डेल्टा RH निकालना है। तो अभी जो हमने बात करा था प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी, है ना, और ये रिएक्टेंट के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट हमने ए जो लिख रखा है ना, ये एटम्स के लिए है ना, फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे, और ये प्रोडक्ट के एटम की फॉर्मेशन के लिए हमने ऐसे, सॉरी ये रिएक्टेंट के लिए है और ये प्रोडक्ट के लिए है, जो अभी फार्मूला हमने बताया था। तो इसमें यहाँ पे ये सब दे रखा है। अगर हम पूरे कंपाउंड के लिए ऊपर वाली रिएक्शन के लिए रहे हैं तो डेल्टा H फॉर्मेशन CO का निकालेंगे, डेल्टा H फॉर्मेशन CO2 का निकालेंगे, माइनस डेल्टा फॉर्मेशन CaCO3 का निकालेंगे, है ना। तो ये है रिएक्टेंट के लिए और ये वाले क्या हो गए, प्रोडक्ट के लिए हो गए, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यू ये है स्टूडेंट, ये एक टेबल में दे रखी है और मैं बता दूं कि आपको ये क्वेश्चन में गिवन होती है वैल्यू, बस ये वैल्यू आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी की रखना है, ये वैल्यू रखना है और आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको मिलेगा 178.3 किलो जूल पर मोल। तो इतनी हमने डेल्टा RH की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, ये गिवन होती है, सिर्फ आपने ये रिएक्शन देखना है और आपने क्या समझना है, ये है ना, यहाँ पे ये रिएक्टेंट है और ये दोनों क्या हैं, प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी को हमने यहाँ पे माइनस कर देना है ना, ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी ले ली हमने और ये रिएक्टेंट की ले ली, तो यहाँ पे इसमें आपने कैलकुलेट करके यहाँ पे एंथैल्पी निकाल लेना है। स्टूडेंट ये ना गिवन होती है क्वेश्चन में भी, बस आपको एक टेबल दे रहा हूँ जिससे थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाए। ये आपके NCERT बुक की टेबल है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कुछ सब्सटेंस दे रखे हैं और इसमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एंथैल्पी दे रखी है, तो आप इसको ध्यान दें सारे स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने ये लिख रखा है डेल्टा F फॉर्मेशन वाला है ये, और ये है ना इस तरह से यहाँ पे ये दे रखी है सब्सटेंसेस के लिए, ये पूरी एक लिस्ट है। तो यहाँ पे डायमंड के लिए, ग्रेफाइट के लिए ये सारे सब्सटेंसेस और इधर भी यहाँ पे ये दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट।